Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331 4444, 2342 1050 and 23310464. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav and with me is my co-anchor Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर के साथ साथ आपके फोन कॉल को भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं इन नंबरों पर 23314444 और 23421050 और हमारा तीसरा नंबर है 23310464। लेकिन श्रोताओं, आप हमें आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन किसी खास कंपनी या शेयर की जानकारी हम आपको नहीं दे पाएंगे। आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वित्तीय विशेषज्ञ अमन अग्रवाल। अमन जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। और अब हेडलाइंस के साथ हैं वैभव जे श्रीवास्तव। Begin with the headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is making strides in the global manufacturing sector, inaugurates locomotive plant at Dahod in Gujarat and flags off India's first 9,000 HP electric locomotive of the plant. Benchmark domestic equity indices extend upward trajectory for second straight session. Sensex rises over 450 points. Nifty closes above 25,000. And Niti Aayog rolls out 6-point roadmap for transforming India's medium enterprises into future growth engines of economy. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विनिर्माण क्षेत्र में अन्य देशों के मुकाबले तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने दाहोद में रेल इंजन कारखाने का उद्घाटन किया और संयंत्र के 9,000 हार्स पावर के पहले इलेक्ट्रिक इंजन को हरी झंडी दिखाई। घरेलू शेयर बाजारों में लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में बढ़त का क्रम जारी रहा। सेंसेक्स 450 अंक से अधिक बढ़ा। निफ्टी 25,000 के ऊपर बंद हुआ और नीति आयोग ने भारत के मध्यम दर्जे के प्रतिष्ठानों में सुधार के लिए 6 सूत्री कार्य योजना जारी की। और आज की पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में आज 53,400 करोड़ रुपए से अधिक की 33 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। इससे पहले गुजरात के ही दाहोद में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत घरेलू मांग को पूरा करने और अन्य देशों को उत्पाद निर्यात करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति के लिए आवश्यक उत्पादों का निर्माण करना समय की मांग है। उन्होंने दाहोद में लगभग 24,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि आज देश में स्मार्टफोन से लेकर रक्षा हथियार तक बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में रेल, मेट्रो और जरूरी तकनीकें बन रही हैं और दुनिया भर में निर्यात भी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत में बने इंजन अब दूसरे देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। गुजरात ने रेलवे लाइनों का 100% विद्युतीकरण किया गया है। अमन जी, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है
प्रधानमंत्री जी ने दाहोद में और उसके बाद भुज में बहुत सारी परियोजनाओं की आधारशिला रखी या उनका उद्घाटन किया। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें रेलवे इंजन की और जिस तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक इंजन हम अपने देश में बना रहे हैं, आप क्या इस पर टिप्पणी करना चाहिए? मेरे विचार में बहुत बड़ी चीज़ है। सिर्फ लोकोमोटिव नहीं, अभी कुछ दिन पहले ब्रह्मोस का भी हमने प्लांट को किया था, इनॉग्रेट किया था, जहाँ हमें ब्रह्मोस बना रहे हैं। और काफ़ी सारे हथियार हम अब जो मित्रता देश है हमारे साथ उनको दे रहे हैं। लोकोमोटिव जो है उसके अंदर ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि आज के समय में जो निर्धारित वाहन है वो आम आदमी के लिए भी एक रेलगाड़ी और जो मेट्रो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें है, और इलेक्ट्रिक यूज़ करके एक ऐसा ईंधन यूज़ करके जिससे हम क्लीन एनर्जी, क्लीन एनवायरनमेंट की तरफ जा सकते हैं। हमने पहल भी नहीं करी, पर ऐसे चीज़ बना के दी है कि जो कम से कम निर्यात में, कम से कम लागत में आगे जा सके। जो एक डेवलपिंग नेशन के लिए, जो एक ग्रोइंग नेशन होता है उसके लिए ज़रूरी है। तो इसकी जो मांग होगी विश्व के अंदर बहुत ज़्यादा होगी। बड़े बड़े देश और छोटे छोटे देश सारे हमारे से लेने की क्षमता रखते हैं, और हमारा सिर्फ इससे फॉरेन एक्सचेंज नहीं बढ़ेगा, हमारा नाम भी इससे रोशन होगा, हमारे साइंटिस्ट को भी उससे काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है जी। And we have our first caller. We have Sridhar calling in from Delhi. Sridhar, welcome to the show. Please ask your question. Good evening. I'm going to be retiring in about 4 to 5 months, and I'll be gathering emoluments something to the tune of about 1.3 CR from PF and other eligibilities. I would like to have an investment wherein, I can get some amount of secure income every month. Plus, it should provide me liquidity such that for any exigencies, it may be of use. What recommendations of investments will you make, please? Yes, for the for the portfolio which you have, some component you may want to keep it in the fixed bonds like the RBI, where you get months incomes on the tune of 6 months. Secondly, you could keep some amounts in fixed deposits where you get monthly outlays also. So the interest which you earn on the deposits, you could get on a monthly basis. Many banks, whether private or government banks, have this. The RBI bonds end up giving you somewhere around 8%, and even the the private banks and all, some of the banks are giving you, and since you are retiring, you must be a senior citizen, you would be able to encash anywhere between 8.5% interest rate to about 9% in certain banks, although government banks are giving anywhere between around 7.2 to about 8% maximum. So with the senior citizen 50 basis points excess which you get. Apart from this, you will get the TDS benefit and all. So these are two main areas where you could invest, where your amount remains liquid while you can keep investing. Apart from this, you can always keep in your PPF account, which you must be keeping, because there you get anywhere around 8.25%, which is a tax-free income, which you could always utilize because you must be keeping it before, which can be encashed after 15 years to a great extent in case of any emergency which may be there. So these are some funds which you can always keep in money, and you can get your returns from now and keep getting them on an equitable basis from now on. और मुंबई से हमारे श्रोता हसमुख जी लाइन पे हैं। हसमुख जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? Good evening, Market Mantra. Can you hear me? Yes, please. Yeah. My question is, since till today we have not been able to deal with, trade deal with the US, and even the Indo-Pak war is still, we can say, on the, hold, not over. What is your view for the market for next 3 to 6 months? I perceive that the market is already giving a positive response, and it is moving in a very stable and a positive direction as considered the domestic condition of it in India is concerned. Whether we look at inflation or we look at the investment portfolio in terms of foreign exchange reserves or the FDIs and others coming in, we are fairly bullish and strong. So we don't see anything negative happening. There has been a negative wave on the market because of the FIIs flowing out between September till almost April, however, which is reversed lately.
tariff is not expected to bring out too much of a problem because it's firstly a base which is being there. Secondly, it is currently on hold. Thirdly, the tariff which is imposed even by the US so far is on goods which have inelastic demand, meaning thereby that people will still keep consuming these goods despite the taxes which may be there, and that will not have an impact directly. Normally any kind of a such tariff has an impact after a quarter, and since they are not still implemented, we are not expected to happen. As far as war is concerned, it is still in a cloud, a dusty cloud is still there. The Operation Sindoor is not out, as the government and the army is clearly mentioning. However, it is on a stall, and hopefully it will remain on stall if wisdom prevails on Pakistan. But if something happens, I think India is well prepared in all forms to give a rightful decision, and the government is taking necessary steps in that. Stock market so far has responded positively and hopefully will continue to respond that way. Our next caller is from Saharanpur. We have Vivek calling in. Vivek, welcome to the show. Please ask your question. मार्केट में टीम नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है, मेरे पास लमसम अमाउंट है और मैं 3 से 4 महीने के लिए पार्क करना चाहती हूँ। एफडी के अलावा कोई ऑप्शन आप गाइड करें। देखिए 3 से 4 महीने के लिए पार्क कर सकते हैं, उसके बाद मुझे उस अमाउंट की जरूरत होगी। बिल्कुल 3 से 4 महीने के लिए अभी आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं, उसमें गोल्ड इस समय सबसे ज़्यादा रिच इन्वेस्टमेंट है। अलावा इसके स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो जो ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स या शेयर्स होते हैं उनमें आप इन्वेस्ट करके 2 से 3 महीने में उस पैसे को निकाल सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। और फॉर्चुनेटली मार्केट्स इस समय और काफ़ी समय से स्टेबल और बुलिश हैं, तो इसलिए वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉन्ड्स के मामले में भी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। एज आई सेड, गोल्ड ऑलरेडी एक मेजर इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें आप निकाल सकते हैं। और दिल्ली से हमारे श्रोता केशव लाइन पे हैं। केशव नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आने वाले 2026 में फरवरी कहते हैं कि ये टू व्हीलर मार्केट में कंपनियां लॉन्च करना बंद कर देंगी, बनाना बंद कर देंगी, भेजना बंद कर देंगी। तो ऐसे में मोटर इसकी गाड़ियों की क्या वैल्यू रह जाएगी? जो अब जो बैटरी की गाड़ी की कीमत बढ़ने जा रही है, तो इसकी मार्केट शेयर मार्केट में किस में ज्यादा उछाल आएगा? और एक छोटा सवाल ये भी पूछना चाहूंगा कि अगर हम गोल्ड बिस्किट में इन्वेस्ट करना चाहें तो वो कैसा रहेगा? क्योंकि हम लोगों ने एफडी बना रखी है, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है, म्यूचुअल फंड में नहीं है, शेयर मार्केट में नॉलेज नहीं है। बिल्कुल जनाब, पहली बात तो जो आपने ईवी व्हीकल्स की बात करी, भारत सरकार की चेष्टा ये है कि वो चाहते हैं कि आप एक सिक्योर एनवायरनमेंट में रहें, तो वो चाहते हैं कि 4 व्हील व्हीकल जो है वो थोड़ा ज़्यादा सेफ माना जाता है 2 व्हील व्हीकल से, इसलिए प्रमोट किया जा रहा है कि किस तरीके से ईवी फॉर्मेट में आप 4 व्हील व्हीकल में आए और उसकी मार्केट की प्राइसेस कम होंगी। अगर आपने देखा होगा पिछले 2 साल के अंदर काफ़ी कंपटीशन आया है, और साथ ही साथ जो क्योंकि हमारे पास जो बैटरी का जो लिथियम होता है उसका बेसिक भंडार हमें कुछ मिला है 2 साल पहले, तो उससे हमें एक उतना जागरूक हुई है कि हमारे पास वो बन पाएगा ज़्यादा। इस वजह से जो है मार्केट में प्राइसिंग कम हुई है, बढ़ी नहीं है। दूसरा जो आपने बात की, ज़रूर आप जो गोल्ड है उनको गोल्ड की फॉर्म में भी खरीद सकते हैं, जैसे बिस्किट्स हैं, उसमें आपकी वेस्टेज नहीं होती है। अगर आप जाके बेचना चाहें तो उसमें आपको एक अप्रोप्रिएट रेवेन्यू मिल पाता है, लॉस नहीं होता है। उसके अलावा अगर आप नहीं भी खरीदना चाहते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, उनमें भी आप ओपन मार्केट से खरीद के उसमें निवेश कर सकते हैं, उनको भी आप लिक्विडेट कर सकते हैं आगे जाके। और चलते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। घरेलू शेयर बाजारों में आज लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में बढ़त जारी रही और सूचकांक 0.5% से अधिक की तेजी के साथ बंद हुए। घरेलू और दुनिया के अन्य बाजारों से आने वाले सकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। ऑटो और आईटी के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी बढ़त दर्ज की गई। 30 शेयरों पर आधारित बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 455 अंक यानी 0.56% के उछाल के साथ 82,176 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 148 अंक यानी 0.6% बढ़कर 25,001 अंकों पर जा पहुंचा। बंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में भी तेजी दिखाई दी। मिड कैप सूचकांक में 0.5% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। स्मॉल कैप सूचकांक में भी लगभग 0.5% की बढ़त दिखाई दी।
The benchmark domestic equity indices today ended with gains of over 0.5%, extending their rising streak to second consecutive session. The market sentiment was boosted by positive domestic and global cues and buying across most sectors, with auto and IT leading the gains. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, climbed 455 points or 0.56% to close at 82,176. The National Stock Exchange Nifty 50 rose 148 points or 0.6% to settle at 25,001. The broader market indices at the BSE also ended in positive territory. The mid-cap index added over 0.5% and the small-cap index advanced almost 0.5%. In the Sensex index, 22 out of 30 companies ended higher. Among the top gainers, Mahindra & Mahindra rose 2.1%. Nestle India added more than 1.6% and HCL Tech advanced over 1.5%. In the top laggards, Eternal plunged 4.5%, Ultratech Cement lost almost 0.5%, and Power Grid as well as Sun Pharma both shed 0.45% each. In sectoral indices at the BSE, except services which slipped 0.16%, all other sectors edged up. Among the top gainers, auto as well as focused IT both jumped over 1% each. Industrials climbed almost 1%, and IT along with FMCG added over 0.9% each. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,301 companies advanced, shares of 1,772 companies declined, while shares of 194 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, NSE 53 companies hit their 52-week high, while 25 companies hit their 52-week low. We'll discuss more on these stories, but before that, let's take our next caller. From Rajasthan, we have Subhash calling in. Subhash, welcome to the show. Please ask your question. Yes, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल जनाब, मत पूछिए। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि मैं 1 फरवरी को रिटायर हुआ था, तो मेरी जो पेंशन है फरवरी मार्च की वो मेरे को मई में मिली थी। तो चूंकि मई में रिटर्न भरना नहीं था, 31 तक भरना था, तो मैंने वो दोनों महीने का उसी रिटर्न में ले लिया था। लेकिन अभी एसबीआई ने फॉर्म 26A में वो 2 महीने का भी दिखा दिया उसमें। अभी उसको कैसे एडजस्ट करेंगे ये जानना चाह रहा था। नहीं, देखिए, जो आपकी पेंशन मिली है आपको, उसका जिस दिन रियलाइज़ हुआ है नॉर्मली उसमें आप उसको क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। अगर वो नए साल में आई है जो 1 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ है तो अगले साल ले सकते हैं। जो 26AS होता है वो एसबीआई नहीं, वो भारत सरकार की इनकम टैक्स पोर्टल बनाता है। अगर उसमें उन्होंने उसको पेंशन को ऑलरेडी अकोमोडेट कर लिया है तो आप अपनी जो रिटर्न भरी है आपने अभी, उसको रिवाइज रिटर्न आप डाल सकते हैं अभी और उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। उसमें कोई गलती नहीं होगी और वो उसमें आपको कोई अलग से टैक्स नहीं लगेगा, बट आपको इनकम दोबारा कैलिब्रेट करनी पड़ेगी। और चलते हैं रुपए का हाल जान लेते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 12 पैसे की मजबूत बढ़त से 85 रुपये 9 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 99.04 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। और इस बीच मुंबई से हमारे साथ केशव जुड़ चुके हैं। केशव नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो जी केशव जी, सवाल पूछिए। या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर कोई एक सवाल मुझे पूछना था कि कोई भी सैलरीड जो पर्सन है तो उसने खुद के नाम पे एफडी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट है उसके इनकम में जोड़ दिया जाता है और वो टैक्स ब्रैकेट बढ़ जाता है। तो इसके बारे में आपका क्या ये है कहना कि खुद के नाम पे करना चाहिए एफडी कि किसी दूसरे के नाम पे एफडी करना चाहिए? थैंक यू सो मच। देखिए, पहली बात तो आप दूसरे के नाम पे एफडी अगर बनाते हैं तो उसे गिफ्ट माना जाता है, तो वो गिफ्ट स्ट्रक्चर में आ जाता है। और कई बैंक अब वो अलाउ भी नहीं करते हैं उस चीज़ को कि आप किसी और के नाम पे बना दें। हाउएवर आप जॉइंट नाम पे बना सकते हैं, अपनी धर्म पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, और उनके साथ आप बना सकते हैं, बिकॉज़ वो एक नेचुरल रिलेशनशिप्स हैं अपने पेरेंट्स के साथ। पर जब भी उसका टैक्सेशन होगा वो दोनों के उसमें मर्ज किया जाएगा। अगर आपके बच्चे नाबालिग हैं तो उनके केस में फिर वो आप ही की इनकम में मर्ज हो जाएगा। अगर आपकी धर्मपत्नी काम नहीं करती हैं, होम मेकर हैं, तो भी उस केस में वो आपकी की इनकम में मर्ज हो जाएगा।
तो अगर आप जो अपना पार्टनर चूज़ कर रहे हैं नेचुरल रिलेशनशिप में, उनको देख लें कि वो टैक्स करता हो। अगर टैक्स करता है तो फिर वो आप इंटरेस्ट को उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं टैक्स के लिए। उससे बेटर ये रहेगा कि आप जो निवेश करें वो अलग अलग चीज़ों में करें, ताकि जो है आपको इस टैक्स की प्रॉब्लम ना आए। And we have our next caller coming in from Greater Noida. We have SPS Jain calling in. Welcome to the show, Mr. Jain. Please ask your question. नमस्कार। मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट इशू नहीं कर रही है, तो इसको मार्केट से इस समय बड़ा हाई कॉस्ट है, कैन यू सजेस्ट कि मार्केट से लिया जाए? दूसरा सवाल ये है कि आरबीआई ने अभी रिकॉर्ड डिविडेंड गवर्नमेंट को दिया है, तो इसकी क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसमें आरबीआई को अर्निंग्स मिलती हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो जो आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इस समय नए गोल्ड बॉन्ड्स नहीं आ रहे हैं। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आपको मार्केट से ही ख़रीदने होंगे। अगर ये आपको परसेप्शन लेना होगा लॉन्ग टर्म की आप कितने टाइम तक उनको होल्ड करना चाहते हैं और आगे कितना गोल्ड भरने की उम्मीद हो सकती है। दूसरी बात, अगर आप गोल्ड में ही इंटरेस्टेड हैं तो आप रियल गोल्ड भी खरीद सकते हैं, जिसके अंदर जैसे अभी एक किसी ने पूछा था, आपके गोल्ड बिस्किट्स होते हैं, उसमें लागत कम होती है, उसमें आपको रियल वैल्यू गोल्ड की मिल पाती है, उसमें मेकिंग चार्जेस वगैरह नहीं होते हैं और उसकी वैल्यू कल को आप लिक्विडेट आराम से कर सकते हैं। क्योंकि आप एक टैक्स पेयर हैं तो आप अपना चाहे क्रेडिट कार्ड से या बैंक से पैसा देके खरीदेंगे और बिल पे खरीदेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम टैक्स की तरफ से उसमें नहीं आएगी। दूसरी जो आपने बात करी वो थी जो उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो डिविडेंड दिए जाते हैं वो इनकम होती है सरकार की और वो सरकार के पास जाते हैं। जो स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड एक्सपेंसेस में सरकार यूज़ करती है उसको, ताकि देश की प्रगति हो सके। तो इसलिए वो इधर उधर नहीं दिए जाते, वो सरकार को खर्चा करने के लिए ही उनको डिविडेंड्स मिलते हैं आरबीआई से, और वो जो उनकी इनकम्स होती हैं उसमें से दिए जाते हैं। इसमें उनको कहीं फ़ायदा नहीं होता है, कहीं नुकसान नहीं होता है। ये एक प्रक्रिया आज से नहीं, शुरू से चलती आ रही है। जी, और चलते हैं एशिया के बाज़ारों का हाल जान लेते हैं। एशिया के प्रमुख बाज़ारों में आज मिला जुला रुख रहा। निवेशक अमेरिकी राष्ट्रपति यूरोपीय यूनियन से होने वाले आयात पर टैरिफ को स्थगित रखने के प्रभाव का आकलन करते हुए नजर आए। हांगकांग शेयर बाजार का हैंगसेंग इंडेक्स 1.3% गिरा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में गिरावट 0.18% की रही, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स लगभग स्थिर रहा। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 2% से अधिक की तेजी दिखाई दी। जापान का निकेई भी 1% बढ़ा। यूरोप के प्रमुख शेयर बाजार दिन में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी के डैक्स में लगभग 1.7% और फ्रांस के कैक में 1.1% से अधिक की तेजी चल रही थी। लंदन शेयर बाजार आज अवकाश के चलते बंद रहे। और अमेरिका से एक खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय संघ के साथ शुल्क संबंधी वार्ता की समय सीमा 9 जुलाई तक बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वोन डर लेन ने कल श्री ट्रंप के साथ फोन पर बात की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। श्री ट्रंप ने यूरोपीय संघ की अधिकांश वस्तुओं पर शुरुआत में 20% शुल्क लगाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में वार्ता के लिए समय देते हुए इसे घटाकर 8 जुलाई तक 10% कर दिया था। शुक्रवार को उन्होंने वार्ता की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त करते हुए यूरोपीय संघ की वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाकर 50% करने की चेतावनी दी थी, लेकिन श्री उर्सुला ने इससे पहले कहा था कि वो अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए यूरोपीय संघ को 9 जुलाई तक का समय चाहिए। And we have a next caller from Delhi. We have Sushil Kumar joining in. Welcome to the show. Please ask your question. इतना अच्छा लग रहा है कि कल्चर के साथ-साथ आपको सुशील कुमार जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो। हाँ जी सुशील कुमार जी, सवाल पूछिए। आप अपना रेडियो अगर बंद कर दें पीछे से। नमस्कार सर देखो, मैं सुशील कुमार बोल रहा हूँ नई दिल्ली से। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैंने 20 लाख रुपए की 2024 के लास्ट में एफडी की थी, मिसेज को अपने नॉमिनी बनाया था
और अब जो है मैं रिटायर हो गया हूँ, अब पेंशन जो है लगभग 40,000 के आसपास पर मंथ बनती है, जो इंटरेस्ट लगा के भी 12 लाख नहीं बनता पूरा साल का, तो क्या इससे भी इनकम टैक्स देना पड़ता है? मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, देखिए जी, आपका 12 लाख रुपए जो है वो उसके ऊपर इनकम टैक्स तो लगेगा ही। जो अगर आप नई प्रणाली नीति के अंदर हैं तो उसमें आपको कम इंटरेस्ट लगेगा, और साथ ही साथ अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपका बैंक भी जो है इस साल से 1 अप्रैल 2025 से TDS 1 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट पे नहीं काटेगा, तो पर आपका जो टैक्स है वो लगेगा उसके अंदर। बाकी आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करें कि जो प्रोविजंस हैं, टैक्स एग्जेम्पशंस मिलते हैं अगर आप पुरानी टैक्स प्रणाली में हैं तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस में आप बेनिफिट ले सकते हैं ताकि आपका टैक्स लायबिलिटी कम से कम हो सके। और फरीदाबाद से हमारे श्रोता सुभाष लाइन पे हैं। सुभाष नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, वो मैं ये पूछ रहा था कि एक है ना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी ऑनलाइन पेमेंट कर दी सर कल, तो अब उसको क्या रिवाइज कर सकते हैं सर? वो एक्चुअल में क्या हुआ, पहले लेडी के नाम पे खरीद रहे थे तो अब सोच रहे हैं कि जॉइंट नाम से खरीदना है, हस्बैंड वाइफ दोनों से। देखिए जी, जो आपने जमा कराया है उसके अंदर लेडी के नाम पे कुछ कम जमा कराना होता है, जो आदमी के नाम पे कोई रिलीफ मिलता है उसमें आप एडिशनल जमा करा के आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में ही पता करना पड़ेगा, और जो आपके एडवोकेट इन कागज़ों को देख रहे हैं वही आपके कागज़ों को ठीक करवा के इसको जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है जो रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट किया जाता है उसमें देंगे, तभी वहाँ पे रजिस्टर हो पाएगा। जो पेमेंट की जाती है वो एक सूत्र से भी की जा सकती है, वो 2 या ज़्यादा सूत्रों से भी की जा सकती है, वो डिपेंड करता है क्योंकि एक अकाउंट से सिर्फ पेमेंट नहीं होती है। बट अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बना के रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट कर दिया है उसके बाद वो चेंजेस करने मेरे विचार में डिफ़िकल्ट हैं, पहले किए जा सकते हैं। And moving over to our next headline story, Niti Aayog today released a report titled Designing a Policy for Medium Enterprises in New Delhi. This report offers a comprehensive 6-point roadmap for transforming India's medium enterprises into future growth engines of the economy. The report highlights the critical yet under-leveraged role played by medium enterprises and outlines targeted interventions to unlock their full potential. It also underscores key challenges faced by medium enterprises, including constrained access to tailored financial products, limited adoption of advanced technologies, among others. और सराफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.71% गिरकर 96,180 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.11% गिरकर 98,140 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक जून में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.72% गिरकर 95,730 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं जुलाई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.11% गिरकर 97,947 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रहा था। And a story on oil. Crude oil prices slipped marginally today. Brent crude was trading 0.1% down at $64.71 per barrel. WTI crude was also trading over 0.1% down at $61.43 per barrel when reports last came in. और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। अमन जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में अन्य देशों के मुकाबले भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने दाहोद में रेल इंजन कारखाने का उद्घाटन किया और संयंत्र के 9,000 हार्स पावर के पहले इलेक्ट्रिक इंजन को हरी झंडी दिखाई। घरेलू शेयर बाजारों में लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में बढ़त का क्रम जारी रहा। सेंसेक्स 450 अंक से अधिक बढ़ा। निफ्टी 25,000 के ऊपर बंद हुआ। और नीति आयोग ने भारत के मध्यम दर्जे के प्रतिष्ठानों में सुधार के लिए 6 सूत्री योजना जारी की।
Prime Minister Narendra Modi says India is making strides in the global manufacturing sector, inaugurates locomotive plant at Dahod in Gujarat and flags off India's first 9,000 horsepower electric locomotive of the plant. Benchmark domestic equity indices extend upward trajectory for second straight session. Sensex rises over 450 points. Nifty closes above 25,000. And Niti Aayog rolls out 6-point roadmap for transforming India's medium enterprises into future growth engines of the economy. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar. Market Mantra.